जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका आपके ही क्लास में। तो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी का जो है बैच स्टार्ट किए हुए थे और इसमें जो हम एनसीईआरटी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो जो चैप्टर नंबर जो 5 है उसे हम लोग अब पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का जो है चैप्टर नंबर 4 है वहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका था। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई टॉपिक में ऐसा समझ में नहीं आता है, आप उसे कमेंट करिएगा, मैं उसे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो फ्रेंड, आपको बिल्कुल धैर्य रखना है और आपको पढ़ते जाना है। और एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मान लीजिए कहीं से बैच लेते हैं तो उसमें क्या है कि अगर आप वहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, जो है हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो क्या है ना, कुछ आपको समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो वो समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपका जो फाउंडेशन जो है थोड़ा सा उसमें दिक्कत है। तो आप उसमें क्या करेंगे, अब इस एनसीईआरटी को एक एक बार रिवीजन कर लेंगे। हालांकि मेरी क्लास बहुत बड़ी बड़ी होती नहीं है, 30 मिनट 20 मिनट में आप इसको कवर कर सकते हैं। ऐसे जितना आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे उसमें जो है 10 शॉर्ट वीडियो में आप इस वीडियो को देख सकते हैं उतना टाइम में। तो आप देखिए, आप एंजॉय करिए, क्योंकि ये आप ही के लिए बना है। तो ये पूरी पूरी एनसीईआरटी बैच जो है आपके फाउंडेशन के लिए डेडिकेटेड है। कोई भी डाउट होता है एनीवन आप पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर नंबर 5 में ये एनसीईआरटी का जो है कक्षा जो है ये जो है 6 क्लास का है, एनसीईआरटी 6 का है हिस्ट्री का। और चैप्टर नंबर जो 5 है ये अपने आप में एक जो है सफिशियंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है किसका जो है फाउंडेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को मगध जो साम्राज्य है, जो मगध साम्राज्य, जो आगे आकर हम लोग पढ़ेंगे कि मगध का कैसे उत्कर्ष होता है। ठीक है। जहाँ पर 16 जो है महाजनपदों की जो जानकारियाँ मिलती हैं, तो उस 16 महाजनपद में मगध कैसे उत्कर्ष करता है, मगध के राजा कौन कौन थे। तो इसमें थोड़ा बहुत अशोक का, थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य का, इसकी भी झलक आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये झलक कहाँ काम आएगी आपको नेक्स्ट, आप जब तैयारी कर रहे होंगे और आप अपना रियल जो एडिशनल जो तैयारी कर रहे होंगे, तो उस फेज में आपको ये चीज़ मदद करता है। हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या क्या बातें हैं। चुनाव का दिन है, जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नानी जो है उसके नाना नानी, ठीक है, वोट डालने जा रहे थे। एक बच्चा है जो सुबह सुबह उठा है, उसने देखा कि उसके नाना नानी क्या कर रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। समझ रहे हैं वो क्या कर भाई, कोई भी वोटिंग देने जाता है तो पहले पहुंचना चाहता है। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। वो ये जानना चाहता है कि आखिर वोट देने से लिए जो है वो इतने लोग क्यों, मतलब वो उत्साहित थे, क्यों खुशी महसूस कर रहे थे। तो उसके नाना जी ने उसे क्या किया, जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हमें अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। यहाँ से दो चीज़ें निकल कर आती हैं, एक पॉलिटी निकल कर आएगी, एक आपके वोटों के अधिकार के लिए। अभी हम लोग को वोटों का अधिकार भी मिले हुए जो है, सबको जो है यानी आम नागरिकों को और महिलाओं को वोट का अधिकार भी मिले हुए बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं हुआ। बहुत हाल ही में जो है हम लोग को, सभी लोग को जो क्या है कि वोट देने का अधिकार मिला है और सब लोग वोट देने जा सकते हैं, यानी अपने राजा का चुनाव करने के लिए अपना मत दे सकते हैं। नहीं तो पहले तो ऐसे नॉर्मल लोगों से पूछा भी नहीं जाता था। उसमें कैसे जो है, जैसे कि उसमें क्या है कि वोटिंग देने वाले व्यक्ति का भी जो है एज क्या होता था, 21 होता था। और उसमें क्या है कि बहुत सारे दंड होते थे कि आपको जो है अमीर होना चाहिए, उसमें बिजनेस क्लास के लोग शामिल थे, उसमें उच्च वर्ग के जो टैक्स पे करते थे बस वही मतलब जो है वोट दे सकते थे। तो ये एक पॉलिटी का सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस जो नाना नानी, इसके जो बच्चे के जो नाना नानी हैं, ये वोट देने जा रहे हैं। तो ये बात इसमें यहाँ पर हम लोग को हिस्ट्री में ये पढ़ना है कि हम लोग को जो राजा का जो चुनाव करना है ना, वो बहुत जल्दी ही मिला है हम लोग को। नहीं तो इसके पहले क्या है, हम लोग अपने शासक का चुनाव नहीं करते थे। शासक क्या होते थे, आनुवंशिक होते थे। समझ रहे हैं आप लोग। तो अगर कहीं भी अगर शासक आनुवंशिक हो रहा है तो भाई कहीं ना कहीं वो राजतंत्र जैसा जो है सिस्टम लेकर आएंगे। तो राजतंत्र जैसा सिस्टम होना नहीं चाहिए। अगर आप जो है देश के नागरिक हैं तो उसको बचाए रखिए, आपका कर्तव्य है कि जो है इतना मुश्किलों से जो है देश आज़ाद हुआ है और आज देश इस हालत में है, अब इस देश को बचाएं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो शासक है ना, तो ऐसे शासक मतलब क्या है, आज हम लोग किसका चुनाव करते हैं, अपने अपने एरिया में जो विधायक उठते हैं लोग। ठीक है। तो इन लोगों का हम लोग जब चुनाव वोट देने जाते हैं तो इन लोगों का जो है ये क्या है, ये हमारे राजा हैं, ये लोग क्या है, हमारे शासक हैं। आज जो है आपके पास भी ऐसे जो है प्रावधान है कि आप भी उठ सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अब हम लोग देखेंगे कि शासक आखिर होते क्या हैं। इसमें क्या दिया है, कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतलब भाई 50 साल ही हुए हैं
लगभग 50 सालों में, उसके बाद 50 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने शासक का यानी अपने राजा का चुनाव हम लोग खुद कर रहे हैं। किसके माध्यम से, वोट के माध्यम से। हाँ, ये व्यक्ति राजा बनेगा और जिसका मत ज़्यादा होता है वो राजा बनता है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब देखिए, अब इसमें बता रहा है कि जो है एंशियंट में, यानी हमारे जो है आज से 3000 साल पहले आखिर राजा कैसे बना जाता था, तो वोटिंग के माध्यम से नहीं, बड़े बड़े यज्ञ करके। जो बहुत बड़ा बड़ा जो यज्ञ कर रहा है उसको क्या माना जाएगा कि बहुत बड़ा राजा है, बहुत जो है यशस्वी राजा है, तो ऐसा माना जाता था। ठीक है, आज से 3000 साल पहले, आज की बात नहीं हो रही है। अश्वमेध यज्ञ का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें क्या किया जाता था ना, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए, यानी उसको जो है घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका, और दूसरे राजा ने अगर रोका है तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यानी जो एक क्या है, एक राजा है अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वो अपने घोड़े को छोड़ रहा है, समझ रहे हैं, उस घोड़े पर अपना जो है प्रतीक लगाकर, चिन्ह लगाकर। तो वो घोड़ा अगर वो जा रहा है, कहीं से भी गुजर रहा है जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली का हूँ, ठीक है, मैं राजा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग, तो मैं क्या किया कि मैंने अश्वमेध यज्ञ कराया, और यज्ञ कराने के बाद अपने घोड़े को छोड़ दिया विचरण करने के लिए। अब वो घोड़ा क्या है कि जो है दिल्ली से चलते चलते वाराणसी आ गया है। अब वाराणसी में आ गया, तो वाराणसी में अगर कोई ऐसा राजा है जो उस अश्वमेध जो वाला जो घोड़ा है अगर उसे रोकता है, तो उसे क्या करना होगा, जो वाराणसी का जो राजा है वो हमारे साथ क्या करना होगा, उसे यज्ञ करना होगा, और या उसे लड़ाई करनी होगी। ठीक है ना। अब देखिए, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, अगर वाराणसी वाले लोग क्या कर दिए, जो वाराणसी के जो राजा हैं, अगर मान लीजिए उसको जाने दे देंगे, उसे छोड़ देंगे, तो यह मान लिया जाता है कि यह जो है, जो दिल्ली का जो राजा है, यानी मैं हूँ, ठीक है, मैं मनीष, तो मैं क्या हूँ, मैं उस जो है वाराणसी के राजा से अधिक शक्तिशाली हूँ, समझ रहे हैं, और मेरा क्या है, वाराणसी भी अब मेरा क्षेत्र है, समझ रहे हैं। इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वाराणसी के राजा को अपने पास बुलाएंगे, दिल्ली आइए। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। यह यज्ञ कौन करता था, जो विशेष जो पुरोहित होते थे, यानी जो महान जो पुरोहित जो, ठीक है, इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था, समझ रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, यानी जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो कौन है, तो बहुत शक्तिशाली राजा है। ठीक है, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। यानी अब मान लीजिए मैंने एक घोड़ा वाराणसी में छोड़ दिया, एक घोड़ा जो है गाजीपुर में छोड़ दिया, एक बलिया में छोड़ दिया, ठीक है, एक इधर जौनपुर में छोड़ दिया, समझ रहे हैं आप लोग। जौनपुर में छोड़ने के बाद इधर आजमगढ़ में छोड़ दिया, तो मान लीजिए जितने सारे लोग जो हैं अगर वो मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं, उस घोड़े को जो है जाने दे रहे हैं, तो इन सबको इन्हीं जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, इन्हीं जो जिले के जो लोग हैं, यानी यहाँ के जो राजा होगा उसे बुलाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे मिलकर, और मैं क्या करूँगा कि उनको उपहार दूंगा, समझ रहे हैं। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते हैं। जो आमंत्रित जो राजा भी हैं वो मेन राजा के लिए, अपने भाई बॉस के लिए क्या लाते हैं, यानी मेरे लिए, ठीक है, आपके लिए नहीं, तो क्या लाते हैं, उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। अब मान लीजिए भाई, अब वो जो दिल्ली का राजा है, यानी मैं हूँ, ठीक है, जो दिल्ली का जो राजा है उसके पास जो उसने क्या किया, अपना घोड़ा छोड़ा है, और उसके घोड़े को किसने बोला नहीं है, तो यानी सबका जो है, यानी कौन मेन बॉस कौन है, जो है दिल्ली में है, जो दिल्ली का राजा है, समझ रहे हैं। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक है, अब जो दिल्ली का जो राजा है, ठीक ना, जिसने अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसको क्या किया जाएगा, एक उच्च स्थान पर बैठाया जाएगा उसको, यानी उसको एक तरह से बाघ की आप खाल कह लीजिए, पहले लोग राजा महाराजा से यूज करते थे। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था।
यानी जो जो यहाँ के जो वाराणसी के राजा, जो जो बलिया के राजा, जो गाजीपुर के राजा, और भी जो जिला के जो मान लीजिए जो राजा लोग थे ना, जैसे मान लीजिए मैं 3000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, इन लोगों का काम क्या होता था, बस जो है वहाँ का अनुष्ठान देखना होता था। ये लोग वहाँ पर कुछ करते नहीं थे। राजा के ऊपर जो मेन राजा, जो दिल्ली का राजा है, कौन, मैं, तो राजा के ऊपर पुरोहित जो होते थे पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे राजा। अब पुरोहित क्या करता था, जो है राजा के ऊपर जो है पवित्र जल का, ऐसे आज क्या यूज होता है गंगा जल, उसी तरह कुछ पवित्र जल होता होगा उन लोगों के लिए, तो उसका वो लोग उपयोग करते थे। अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग, वैसे मतलब जैसे बिजनेस क्लास के लोग हुए हैं, जैसे वैश्य जो 4 वर्डों में बांटा गया है, तो वैश्य में जो जो लोग आते हैं, तो वैश्य लोग क्या करते थे, वैसे जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। उस समय के जो वैश्य जो लोग थे उस राजा के लिए उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, ठीक है। परंतु जो सारे वैश्यों को जो है अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, यानी मतलब कुछ ही अनुष्ठान ऐसे होते थे जिसमें उन लोगों को शामिल किया जाता था, समझ रहे हैं, यानी वैश्यों को हर जगह शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? एक सेकंड, हम लोग आगे से पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ण को देख लें कि वर्ण क्या है, ठीक है। उस समय यानी 3000 साल पहले 4 जो है सामाजिक वर्ग थे। कौन कौन थे, तो ब्राह्मण, ठीक है, ये ब्राह्मण हो गए। दूसरा कौन था, तो क्षत्रिय। तीसरा वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम क्या था, तो वेदों का अध्ययन था, अध्यापन था और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, ठीक है। इन लोगों का बिजनेस क्या था, यानी जो अपने जीविका का साधन क्या था, तो यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्यापन का कार्य करना, यानी टीचिंग का काम करना। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार करना था। और शूद्रों का काम क्या था कि जो अन्य 3 हैं इन्हीं वर्गों की सेवा करना था। अब सेवा के कई माध्यम हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ समझेंगे। ये छोटा सा जो नॉलेज है आपके लिए मैं बता दूं। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही क्या होती थी, बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं, समझ रहे हैं। जो इसे जो है खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों जो होते हैं वो किसमें क्या कर, इसको मतलब भोजन के लिए उपयोग किया जाता है। क्या है ये जो ऐसा पात्र है, मतलब एक खूबसूरत पात्र है, तो इसको नाम क्या दिया गया है, तो चित्रित धूसर पात्र। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि चित्रित धूसर पात्र कहाँ से संबंधित है, तो आगे आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको सारा चीज़ें जो है क्लियर होता जाएगा। तो इस जो बर्तन में जो है खास लोगों को खास समय पर जो है इसको क्या किया जाता था, मतलब इसमें जो है भोजन दिया जाता था। आज भी क्या है, घर में क्या है, कुछ हमारी जो मम्मी लोग होती हैं वो कुछ जो नए नए बर्तन होते हैं उसे संभाल कर रखती हैं, वो जब कोई नया पर्सन आता है तो वो लोग देती हैं, हम लोग उसमें चाय भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा होता है, तो ऐसा पहले भी होता था कि जो कुछ जो बर्तन होती थी उन्हें विशेष लोगों के लिए विशेष अवसरों पर उन्हें उसमें खाना दिया जाता था, ठीक है। महायज्ञों को करने वाले राजा, अब देखिए आप हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जनपद के बारे में। हम लोगों ने पिछला जितना पढ़ा है सब क्लियर है ना। अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, बेहिचक मैं हूँ आपका जवाब देने के लिए। आधी रात में मैं उठ कर जवाब दूंगा, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको धैर्य रखना है और आपको पढ़ते जाना है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। यानी जनों का समूह, यानी जन कौन है, जन मतलब एक जन हो गया, जैसे एक जिला हो गया मान लीजिए सिंपल भाषा में। परंतु जब कई जन हो गए ना, तो कई जनों के क्या हो गए, तो उन्हें कई जन माना गया। इस तरह से मंडल मान सकते हैं उस तरह से, यानी बड़ा जो है क्षेत्र। तो राजा जो होते थे अब जन के राजा नहीं रहे, ये लोग जनपदों के राजा माना जाने लगे, ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में दिखाए गए हैं। अब इसको ढूंढते हैं कि कुछ जनपद कहाँ हैं, हम इन जनपदों को देखेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है। तो हम लोग को जो है फिगर मिल चुका है। तो ये कौन है देख सकते हैं यहाँ पर, महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद और नगर। अब यहाँ पर हम लोग को जनपद, महाजनपद और नगर भी देखने को मिलेंगे। जनपद कौन कौन से हैं अब देख सकते हैं। जनपद में जैसे कुरु हो गया,
ये देख सकते हैं गांधार, तक्षशिला, कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, ठीक है, कौशल, वैशाली जो है। अब मगध, ये सब क्या है, ये लोग जो है मतलब जो है महाजनपद है। मगध जो हो गया महाजनपद है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जनपद और महाजनपद, अब इस फिगर को देख लीजिएगा और इसको फिगर आउट करके सारा चीज़ आप लोग देखेंगे। इसको मैप अगर जो अगर बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फिगरों में देखा, क्या देखा कि जो इसको मानचित्र को पुरातत्वियों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो इंडियन और जो है वो लोग क्या है, इनके जो यहाँ पर जो बस्तियाँ मिली है ना, इनकी खुदाई भी की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें प्रमुख हैं, ठीक है। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पर जो इन लोगों ने खुदाई किया है तो कहाँ कहाँ से किया है, तो मैंने यहाँ पर बताया, इसको देख लीजिएगा। इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। इससे क्या पता चला है, जो है खुदाई की हुई है तो ये लोग कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे, ठीक है। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, ठीक है, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा गया। इसे मैंने आपको दिखाया ऊपर। जैसा कि इनमें नाम से स्पष्ट है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में इसकी जो है चित्रित किया गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग महाजनपद। हम लोगों ने क्या देखा, जनपद देखा हम लोग, और क्या देखेंगे हम लोग, महाजनपद, ठीक है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। अब जो जनपद थे, जो छोटे छोटे जो जनपद हुआ करते थे, अब उन्हीं जनपद में क्या हुआ कि महाजनपद शुरू हो गए, यानी जो है इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यानी जनपद क्या हो गया, अधिक महत्वपूर्ण हो गए, बड़ा हो गया, इनमें जो है कृषि होने लगी, अत्याधिक होने लगी। इसी तरह कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अब महाजनपदों के बारे में मैं बता दूं, इसी तरह के जो है जब महाजनपद कौन सा है, तो मगध है, ठीक है। मगध है, वैशाली है, ठीक है, वज्जी संघ है, ठीक है ना। तो ये सारे जब क्या है, ये सब जो है आप लोगों का जो है महाजनपद है। इस तरह के 16 महाजनपदों की जानकारी मिली है और भी जो है जानकारी मिली है, जो हम लोग देखते रहेंगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, ठीक है, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये जो महाजनपद हुआ करते थे, जिससे कि उनको जो है मतलब भाई किसी को भी कोई भी बनाएंगे, एक राज्य बनाएंगे तो उसको क्या चाहिए, बाउंड्री चाहिए ना, तो उस तरह बनाते थे ये लोग। आगे देखते हैं क्या दिया है। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। जाहिर सी बात है, आपने अगर घेरा है तो भाई उसको डर होगा कि अन्य जो है सामने वाला उसको उस पर जो युद्ध करेगा ही। कुछ राजा अपनी राजधानियों के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे, ठीक है। इन लोग क्या करते थे, आप लोग जो है लोग अपने राज्य के किनारे बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करते थे। जैसे हम लोग ने सिंधुगढ़ सभ्यता में पढ़ा, सिंधुगढ़ सभ्यता नहीं, जिसे हम लोगों ने नहीं पढ़ा वहाँ पर इसके जो है चैप्टर में, एनसीईआरटी में, इसके पहले तो हम लोगों ने देखा कि जो नगर क्षेत्र था, दुर्ग क्षेत्र था, वो जो है एक बाउंड्री से घिरा हुआ था। तो वो क्या है, सुरक्षा प्राचीर ही तो है यहाँ पर बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए। ऐसे खुला रहेगा तो कोई भी एंट्री कर लेगा, एक ही बार कर लेगा, परंतु अगर बंद रहेगा तो कोई एंट्री करने के लिए थोड़ा सोचेगा और थोड़ा युद्ध करने के लिए समय मिलेगा, अपने रक्षा करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए, ठीक है। शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे ये लोग। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा, ठीक है। नहीं, क्षेत्र पर आप क्या करेंगे, किलेबंदी कर देंगे तो आपको जो है अपने राज्य की जो है रक्षा करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको जो है पहरेदार कम यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। जाहिर सी बात है, आप इतनी बड़ी दीवार बनाएंगे और एक राज्य को घेरने के लिए, तो भाई आपके लिए संसाधन तो चाहिए। देखिए, कौशाम्बी किले का दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले। आप देख सकते हैं ये क्या है,
इसको देख लीजिए आप लोग, यह जो है राज्य को रक्षा करने के लिए है, इसको लगाया गया है, यानी अपने जो है जनपदों की, महाजनपदों की रक्षा करने के लिए इसको लगाया गया। क्या है? दीवार है, ठीक है। अब राजा सेना रखने लगे थे। हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके पहले कि राजा क्या होते थे? टट्टू राजा होते थे। लेकिन अब महाजनपदों में, जनपदों में जो राजा होते थे ये अब सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के माध्यम से किया जाता था। इन सिक्कों के बारे में हम लोग 8 जो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए टैक्स की बात यहाँ पर आ गई है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। अब जो महाजनपद है वहाँ के जो राजा हैं वो क्या कर रहे हैं? तो विशाल जो है किले बनवा रहे हैं। किले का मतलब क्या हो, समझ रहे हैं लोग? किले हो गए जैसे कि जो आप हम लोग उसका जो प्राचीर कर रहे थे, जो उसको घेरने के लिए बाउंड्री, उसको अब क्या किया गया है? किला कहा गया है। विशाल किले बनवाते थे और बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। तब महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि राजा जो है टट्टू राजा है, उसको जो है क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर युद्ध होता है तो एक राजा एक हिस्सा रख लेता है, पुरोहित रख लेते हैं और बाकी जनता में बांट दिया जाता है। और जो है जब राजा जो है, राजा पर कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी जनता मिलकर क्या करती है? अपने भोजन का या अपने जो है सामान का एक हिस्सा राजा को दे देती है, ताकि राजा का भी घर चलता रहे। क्योंकि राजा कहाँ लगा हुआ है? युद्ध में लगा हुआ है, और युद्ध करके वो लोगों की रक्षा कर रहा है। तो अब क्या है ना कि धीरे धीरे जब आगे बढ़े लोग, जब जनपद में आ गए, जन हो गए, जनपद हो गया, महाजनपद हो गया, तो यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने कि अब ये लोग जो है इस टैक्स को, यानी जो है अब वो जो उपहार मिल रहा था, इस उपहार को क्या कर दिया है? नियमित कर दिया। अब हमको मतलब चाहिए ही, देना ही होगा। अब देखिए इसी को कर कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? तो टैक्स कहा गया है। अब टैक्स कैसे होते थे? फसलों पर लगाए गए कर। फसल पर कैसे कर लगेंगे? कि मान लीजिए एक किसान है, अपने एक साल में उसके पास जो है 10 क्विंटल उसके पास जो है गेहूँ उपजा लेता है, अनाज उपजा लेता है, तो क्या करेगा? वो अपने अनाज का 1/6 जो है, 6वां हिस्सा क्या करेगा? और राजा को उपहार में दे देगा। कारीगरों के जो है ऊपर लगाए गए कर हैं। अब जैसे कि कारीगर है, कोई मिस्त्री है, ठीक है, और या कोई मतलब शिल्पकार है, उसके ऊपर भी कर लगाया गया। अब कैसे कर देना है उसको? या तो वो पैसे के रुपये में दे और क्या करे कि वो राजा के पास आकर कुछ काम भी करे, ठीक है ना, फ्री में। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। यानी जो पशुपालक है वो क्या करेगा? जैसे जब उसे पशुओं से दूध निकलेगा, पशुओं से जैसे घी निकलेगा, वो सबको क्या करेगा? वो लाकर राजा को देगा। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। जो व्यापारी लोग थे, जो शिल्प लोग थे, वो लोग क्या करेंगे? सामान पर कर देंगे। आखेटक तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होंगी। आखेटक मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना? आखेटक तथा संग्राहक। आखेटक मतलब जो शिकारी लोग हैं और जो संग्राहक लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो जंगल से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि ये लोगों ने एक मान लीजिए एक 10 सूअर को इन लोगों ने मार दिया, तो ये लोग क्या करेंगे? उसका मांस लाकर राजा को भी देंगे। यहाँ पर दिया भी है कि एक जो है एक शिकारी और खाद्य संग्राहक राजा को क्या दे सकता है, यानी जनजाति लोग उसको क्या दे सकते हैं। अब इन्हीं को जो क्या है, जो पिछड़ गए हैं, जो आगे जो मतलब जो पिछड़ गए हैं, उनको क्या किया गया है? जनजाति भी कहा गया है। हम लोग यहाँ से देखेंगे कृषि में परिवर्तन हुआ इस युग में। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके पिछले तक आशा है आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप डाउट जो है पूछ सकते हैं, हम आपको डाउट क्लियर करेंगे ज़रूर। इसमें नहीं तो नेक्स्ट में करेंगे, तो आप क्लिक करा होगा बताएंगे। प्लीज़ कमेंट करिएगा। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो हम लोगों ने हल देखा है ना, इसके पहले हल देखा किसका? तो लकड़ी का बन रहा था। अब कैसे होता है? तो इमेज का तो नहीं, अब हल आपने देखा होगा ना लकड़ी का, उसे खेत जोतने के लिए होता है, इसे लकड़ी का जो हुआ करता था। तो अब क्या होने लगा वो, ठीक है, अब वो किसके होने लगा? ऐसे हल होता है, ठीक है। तो ये लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन अब किसी क्या कर दिया गया? इसे लोहे के फाल, इसे जो ये वाला जो है सिस्टम है ना, जो खोदने वाला है, जैसे ट्रैक्टर में जो लगा होता है ऐसे मुड़ा हुआ, उसे वो अब वैसा ही इसमें क्या है? इसमें लोहे का यूज होने लगा। अब लोहे से क्या होगा कि लोहे के फाल से
अब खेत आसानी से जोता जा सकता है, इससे फसलों की उपज बढ़ जाएगी क्योंकि मिट्टी जो है अंदर तक आप खोद सकते हैं, आसानी से खोद सकते हैं और अधिक खेत खोद सकते हैं। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया। अब पहले क्या था, धान के बीज को रोपाई होती थी, लेकिन अब क्या हुआ, इसका रोपण यानी रोपाई शुरू हो गई। खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय पहले क्या किया जाता था कि जो है धान के बीज ऐसे छीड़ दिए जाते थे, क्योंकि पहले उतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इसको क्या किया, उसको रोपाई करने लगे हैं लोग, ठीक है। जब रोपाई होने लगी तो इसमें रोपाई में क्या होता है, उपज ज़्यादा होता है, यानी गुच्छेदार जैसे यहाँ पर निकलते हैं। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पौधे पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, किसके बारे में, मगध के बारे में। तो ये जो है हम लोग यहाँ से सूक्ष्म जो निरीक्षण है ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है आप कल देखेंगे। छोटा छोटा आप लेक्चर पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी कल क्लास करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।